ओके बेटा, सो फर्स्ट पेपर इज मई जून 2020। मेक श्योर कि जैसे ही आपके पास पेपर आए आप सबसे पहले पेपर को एक क्विक गो थ्रू करेंगे, ठीक है। और आप देखेंगे कि यस द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द एटॉमिक स्ट्रक्चर, यस आई कैन हैंडल इट, एंड द लास्ट पार्ट इज अबाउट something about the reaction of oxide. The second one is about the redox reaction and a bit of bonding in this one. ठीक है जनाब, ये भी कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं लग रहा। एंड देन वी हैव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बिट ऑफ एंथैल्पी चेंज नजर आ रहा है मुझे। एंड देन यस एंथैल्पी चेंज से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से रिलेटेड। एंड देन क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होगी। And in recent year they usually asking organic in a skeleton form, तो अब से लेके onward मेरा ज्यादा फोकस होगा कि हम skeleton form में organic को करें। अच्छा, AS में skeleton form में organic इतनी difficult नहीं आती, ठीक है, easy होती है, लेकिन sometimes we find it difficult to identify the molecule present, कि basically हमारे पास कौन सा molecule है, क्या reactant है, क्या product form हो रही है। So you can see there's a 6 marks question, और 6 से ज्यादा कहीं होगा, yeah there's a 12 mark question in which they ask about the organic in skeleton form। चलें start करते हैं। और सबसे पहले question number 1, it says that gallium is an element of the group 13, यानी group 3 का element है। Gallium is analyzed by using, सही है जनाब, relative abundance is given, ठीक है। mass to charge ratio 69 और 71 means दो isotopes हैं। explain what is meant by the term relative atomic mass, ठीक है। so relative atomic mass की definition आपको यहाँ पर एक दफा इसको रिवाइज कर लीजिएगा और लिख लेते हैं हम यहाँ पर एक definition। the average mass of one atom of an element, average mass of one atom of an element on a scale where the mass of one atom of carbon 12 is exactly 12 units, ठीक है, clear। and then the next one, calculate the relative atomic mass of the gallium in this, ठीक है जनाब। आपको याद होगा कि AR कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि 69 वाला is about 60.11%, ठीक है, प्लस 71 वाला is 39.89%, ठीक है, डिवाइडेड बाय द टोटल परसेंटेज। और टोटल परसेंटेज 100 लिखने से पहले मैं इसे चेक करूंगा ऑन द कैलकुलेटर कि आइदर इट इज 100 और इट इज समथिंग लाइक, इट सीम्स टू बी लाइक 100 एट दिस पॉइंट, ठीक है। सो 89 को ऐड किया तो यस डिवाइडेड बाय 100, आपके पास AR वैल्यू आ जाएगी इसकी, ठीक है। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। 69 मल्टीप्लाई बाय 60.11 प्लस 71 multiply by 39.89 divided by 100, so it's going to be 69.797। तो मेरे पास आंसर आ रहा है बेटा 69.7978। अब इसने कहा है कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपको आंसर लिखना है, तो आप लिखेंगे 69.79 था तो 80, तो आंसर आएगा 69.80, ठीक है। 7978 को मैंने 80 किया है, ठीक है, क्लियर है। नाउ इट आसान था, आसानी से हो गया। कंप्लीट द टेबल व्हिच डिस्क्राइब अ गैसियस एटम ऑफ गैलियम। आइसोटोप ऑफ गैलियम है आपके पास, न्यूक्लियन नंबर आपके पास होना चाहिए इसका, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लोएस्ट एनर्जी लेवल, टाइप ऑफ ऑर्बिटल, और ये सारी चीजें आपको यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। सो हम जाते हैं पीरियोडिक टेबल में। लेट मी जस्ट हैव अ लुक एट द पीरियोडिक टेबल और गैलियम की तरफ जाते हैं। ओके, ग्रुप 3 गैलियम 1, ठीक है। 69.7 को हम लिखेंगे 69.7। गैलियम का प्रोटॉन नंबर यहाँ पर इन्होंने कहीं और तो नहीं लिखा, 71 13 नो, हमारे पास आया है 69.80।
ठीक है। फिर 71 हम यहाँ से नहीं देखेंगे, मैं मिस कर गया, यहाँ 71 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इट इज 71 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लोएस्ट एनर्जी लेवल। लोएस्ट एनर्जी लेवल में हमेशा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। देखें, अगर आप गैलियम के प्रोटॉन नंबर के अकॉर्डिंगली व्हिच इज 31 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो वो बनेगी 1s2, ठीक है, 2s2, 2p6 एंड सो ऑन। सही है, आगे चलेंगे ना। तो दिस इज बेसिकली द लोएस्ट एनर्जी, ठीक है, लेवल, जिसमें आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, यू हैव 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, the type of orbital which contains the electron in the highest energy level, it should be p, because group 3 में आप याद रखिएगा, देखें, all these elements present in group 1 and group 2 have the outermost electron in a s orbital. group 1 और group 2 में outermost electron किसमें है, s orbital में. group 3 onward till group 17 and 18 as well, the outermost electron is present in a p orbital. and ये जो यहाँ पे transition element है, in which in all these elements the outermost electron is present in d, ठीक है। तो ये बात याद रखने वाली है कि आपके पास ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, s ऑर्बिटल में होता है, ठीक है। ग्रुप 3 से लेके और ग्रुप 8 तक कर लेते हैं नोबल गैसेस तक, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज इन अ p ऑर्बिटल, ठीक है। और ये हाईएस्ट लेवल आउटर मोस्ट होता है, क्लियर। और उसके अलावा जितने भी ट्रांजिशन है आपके पास जो मिडिल में होते हैं, इनमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल होता है। तो ये s ब्लॉक, p ब्लॉक और d ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। उसके बाद वो कह रहा है कि गैलियम इज हीटेड इन क्लोरीन, गैलियम excess of chlorine, gallium trichloride GaCl3 is made. Draw the shape of the gallium trichloride molecule and suggest that a bond angle between them. सही है। अब ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आपको इसकी शेप सजेस्ट करनी है। आपको पता है गैलियम आपने अभी देखा है कि इट्स इन अ ग्रुप 3 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, इट हैज 3 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल। और कितने क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग की हुई है, इट मेकिंग अ कोवेलेंट बॉन्ड विद 3 क्लोरीन। इसका मतलब ऑल दीस 3 क्लोरीन 3 electrons are busy in a bonding, so it has 3 bond pair and 0 lone pair. So अगर आपको इसकी शेप बनानी है तो you have to write गैलियम 3 bond pair 0 lone pair के साथ शेप ट्राइगोनल प्लेनर होती है, ठीक है। और आपको क्लोरीन के लोन पेयर्स शो करेंगे, सही है। बॉन्डिंग में आप याद कर चुके होंगे। एंड दिस द बॉन्ड एंगल बिटवीन देम इज 120 डिग्री, ठीक है। सो द बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। व्हेन ट्राइगोनल प्लेनर इज द शेप, बॉन्ड एंगल इज ऑलवेज 120 डिग्री। गैलियम ऑक्साइड Ga2O एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट इन अ सिमिलर वे, ठीक है जनाब। अब आपको बिल्कुल उसी तरह रिएक्ट करवाना है जैसे आपके पास एल्युमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है विद HCl। और आपको याद होना चाहिए कि Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद HCl फॉर्मिंग AlCl3, ठीक है, प्लस H2O। ये रिएक्शन होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड का, ठीक है। सजेस्ट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन गैलियम ऑक्साइड Ga2O3 with HCl, so it should form GaCl3 plus H2O, clear। now you have 2 गैलियम, so यहाँ पे हम 2 लगा देंगे and 3 to the 6, यहाँ 6 लगेगा, हाइड्रोजन यहाँ लग जाएंगे 3। so this is a balanced equation for gallium oxide with HCl। की पॉइंट ये है कि आपको एल्युमिनियम ऑक्साइड के HCl के साथ इक्वेशन याद होनी चाहिए। सजेस्ट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन गैलियम ऑक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। गैलियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन, उसने कहा गैलियम बिल्कुल एल्युमिनियम ऑक्साइड की तरह रिएक्ट करता है। सो आपको जो गैलियम ऑक्साइड का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ लिखना है, ये रिएक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट है मस्त से, ठीक है। और इस रिएक्शन में आपको सोडियम गैलियम हाइड्रोक्साइड बनाना होगा, ठीक है, क्लियर। इसकी बैलेंसिंग में एक डिफरेंट ये आता है कि यहाँ पर आपको वाटर लगा के इसे बैलेंस करना पड़ता है। मैं इस पर थोड़ा सा डिटेल में बात करता हूँ। देखें Al2O3, अब ये बात याद रखने वाली है, इसमें यहाँ मैं आपको एल्युमिनियम ऑक्साइड विच इज एम्फोटेरिक याद रखता हूँ। Al2O3 बेसिकली इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, ठीक है। Why insoluble होता है? Because this is amphoteric in nature. There are 2 oxide that are insoluble in water. एक SiO2 insoluble होता है, ठीक है, और एक Al2O3। SiO2 amphoteric नहीं है, acidic है, but it is insoluble because of its giant molecular structure. Water cannot break the strong covalent bond present between silicon and oxide.
ऑक्सीजन, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दिस मॉलिक्यूल इज आल्सो इनसॉल्युबल। अभी हम एल्युमिनियम ऑक्साइड की बात कर रहे हैं। दोनों इनसॉल्युबल हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड, बट द रीजन ऑफ बोथ इज डिफरेंट। सो इट इज insoluble in water because it is amphoteric in nature. As it is amphoteric, so it can react with acid like HCl or H2SO4, forming their respective salt. So यहाँ salt बनेगा AlCl3 और H2O, ठीक है। अब यहाँ पे 2 लगाया, यहाँ पे 6 लगाया, यहाँ पे 3 लगाया, इक्वेशन हो गई बैलेंस। इन अ सिमिलर वे Al2O3 जब रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पे आपको वाटर लगा के इसे बैलेंस करना पड़ता है। ऑल्दो देयर आर टू इक्वेशंस, एक में वाटर लगता है और एक में बगैर वाटर के, ये बैलेंस हो जाएगा। लेकिन ज्यादा केसेस में आप इसको बनाएंगे सोडियम एल्युमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। हाउ मेनी सोडियम, 1 सोडियम, एल्युमिनियम 2 है, तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, और वाटर के साथ आपको 3 4 4 और यस 4 का मतलब 2 यहाँ आ गए, तो यहाँ पर लग जाएंगे 3 to the 6, ठीक है। क्लियर? 3 3 6 ऑक्सीजन आपके पास, 4 और 2 3 4 5 6 8 ऑक्सीजन हो गए, तो 4 to the 8 ऑक्सीजन, या इट्स बैलेंस नाउ। क्लियर? ये इक्वेशन याद रखना बेटा। बिल्कुल इसी तरह से गैलियम वाली इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं, तो यहाँ 2 लग जाएगा, यहाँ 3 लग जाएगा और यहाँ पे 2 लग जाएगा। इसने ऊपर आपको हिंट दे दिया है कि गैलियम रिएक्ट्स इन अ सिमिलर वे एज एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। सो यहाँ 2 बातें रिवाइज हुई हैं, एक तो ऑक्साइड ऑफ एल्युमिनियम एंड ऑक्साइड ऑफ SiO2। अब SiO2 एसिडिक है, तो SiO2 सिर्फ किससे रिएक्ट करता है? SiO2 सिर्फ रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ, ठीक है। और Na2SiO3 बनाता है, विच इज सोडियम सिलिकेट। यहाँ 2 लगा दीजिएगा, साथ में वाटर मॉलिक्यूल लगा के आप इक्वेशन बैलेंस कर सकते हैं। क्लियर? सो एल्युमिनियम ऑक्साइड की ये इन एंटायर पेरियोडिसिटी, दिस इज ओनली दिस रिएक्शन व्हिच इज स्लाइटली डिफरेंट। सिर्फ ये वाला रिएक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। कौन सा वाला? एल्युमिनियम का ऑक्साइड का वाटर के साथ, ठीक है। अच्छा, एल्युमिनियम इज लेस रिएक्टिव। द रीजन ऑफ द लेस रिएक्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ लेयर ऑफ ऑक्साइड, ठीक है, ऑन द सरफेस। वो एल्युमिनियम ऑक्साइड का रीजन नहीं होता। बच्चे क्या करते हैं, वो जो लेयर फॉर्म होती है उस लेयर की वजह से एल्युमिनियम ऑक्साइड का रीजन लिख देते हैं, तो ये रीजन इसका नहीं है। क्लियर? सो दिस इज हाउ यू हैव टू ट्रीट दिस क्वेश्चन। In the entire question, I must say, this is the only part where you might face problem, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहाँ 2 मार्क्स हैं। 1 मार्क है करेक्ट प्रोडक्ट का, 1 मार्क इस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने का है। If you wrote the correct formula of this product, but you write an unbalanced equation, then you can score 1 out of 2. आपने फॉर्मूला सही प्रेडिक्ट किया, लेकिन आपने इक्वेशन बैलेंस नहीं करी, तो आपको 1 मार्क मिलेगा। अगर ये इक्वेशन होती ही 1 मार्क की, तो बैलेंसिंग और करेक्ट फॉर्मूला दोनों लिंक अप होते और दोनों को मिलाकर 1 मार्क मिलता। अच्छा, अगर किसी क्वेश्चन में लेट्स सपोज दिस इज व्हाट फॉर 1 मार्क, और उसने अपने पास ये बात लिखी हुई है कि अगर इसने गैलियम क्लोराइड सही लिखा और बैलेंसिंग सही हुई तो आपको 1 मार्क मिलना चाहिए, लेकिन आपने फॉर्मूला सही लिखा, बैलेंसिंग गलत हुई, तो यहाँ पर आपको 1 नहीं बल्कि हाफ मार्क मिलेगा, जिसे हम एक डॉट कहते हैं। सो विल स्कोर अ डॉट हियर, ठीक है। इन द एंटायर पेपर आपको अगर कहीं और ऐसी सिचुएशन आई, तो 2 डॉट्स आपस में कंबाइन हो जाएंगे एंड दे विल गिव यू 1 मार्क इन अ ओवरऑल पेपर। लेकिन अगर आपको पूरे एंटायर पेपर में कहीं और एक और डॉट आप स्कोर नहीं कर सके, ठीक है, सो फिर क्या होगा? तो फिर ये वाला आपका डॉट हो जाएगा वेस्ट, ये जाया हो जाएगा। क्लियर? सो दैट्स हाउ यू हैव टू अप्रोच दिस। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 1 इजी था, सही है। नाइट्रियो एसिड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड या नाइट्रिक एसिड कैन बी मेड इन अ 3-stage प्रोसेस, ठीक है जनाब। नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन के लिए लिखा है अमोनिया इज ऑक्सीडाइज्ड बाय ऑक्सीजन इन अ रेस, सही है जनाब। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्मिंग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट टू मेक नाइट्रिक एसिड, वाटर के साथ रिएक्ट करता है। राइट द इक्वेशन टू शो द रिएक्शन अकरिंग इन स्टेज 1। स्टेज 1 में क्या कह रहा है? अमोनिया इज ऑक्सीडाइज्ड बाय ऑक्सीजन, सो दे आस्किंग अ रिएक्शन ऑफ अमोनिया with oxygen, ठीक है, और क्या कह रहा है? to form nitrogen monoxide, NO and water। इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों चीजें बता दी हैं। why? रीजन ये है कि दिस इज नॉट द रिएक्शन व्हिच इज अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए उसने
they give you the reactant and they give you the product. It state symbol की बात कहीं नहीं लिखी, लेकिन अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो you must know that this one is a gas, this one is liquid. ऑक्सीजन हमेशा गैस होती है, अमोनिया गैस होती है. There is no mark allocation for the state symbol, तो गलत स्टेट सिंबल लिखने के मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे. अगर मार्क्स एलोकेशन होगी तो ही मार्क्स डिडक्ट होंगे. ठीक है, अब इसे इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमारी ऑक्सीजन, तो अगर मैं यहाँ पर 3 लगाऊं और if I place 2 here, 2 here, 3 to the 6, 6 here, so ऑक्सीजन कितने हो गए? 6, 7, 8, 9, 10. so यहाँ पर मुझे लगाना पड़ेगा 2 नहीं, इसको मुझे करना पड़ेगा 4. सो कर देते हैं 4 और अब मेरे पास 6 + 10, यहाँ लगा देते हैं 5. सबसे आखिर में आप ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे. तो यस, दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन. नाउ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिएगा बैलेंसिंग में, बट डू स्पेंड टाइम because this 1 mark will be only for balancing because they already give you the product and reactant. So this 1 mark is only for balancing. ये सिर्फ बैलेंसिंग के मार्क्स हैं आपके पास, ये बात याद रखिएगा. ठीक है, डॉट एंड क्रॉस डायग्राम अरेंज इलेक्ट्रॉन और अमोनिया मॉलिक्यूल की डॉट एंड क्रॉस पूछ रहा है. सो यस, 1 लोन पेयर, 1 बॉन्ड पेयर विद हाइड्रोजन. ठीक है जनाब, हाइड्रोजन के साथ, एंड दिस इज द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम. आप इस तरह भी बना सकते हैं, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं. क्लियर? अमोनिया इज अ ग्रुप 5 ऑफ द पीरियोडिक टेबल making 3 covalent bonds. से तो बहुत कॉमन है, इसमें ज्यादा डिटेल. In the boxes given the oxidation number of the nitrogen and nitrogen containing especially NO2 ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है. NO2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है. तो आप लिखेंगे नाइट्रोजन +2 टाइम्स ऑफ -2 which is equals to 0. नाइट्रोजन -4 is equals to 0. नाइट्रोजन is equals to +4. ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है. HNO3, हाइड्रोजन +1, नाइट्रोजन आपको फाइंड आउट करना है और 3 टाइम्स ऑफ -2, ओवरऑल चार्ज कितना है? 0. सही है. सो नाइट्रोजन -5 is equals to 0. नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +5. so this is +5 here. NO में +2 होना चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा -2 होता है. तो याद रखिएगा कि इन कैलकुलेटिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट आप हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लेस करते हैं और किसी भी अननोन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं. ठीक है, क्लियर? Explain why the reaction in the stage 3 is described as a disproportionation reaction, including reference transfer of electron in your answer. Stage 3. वो कह रहा है कि why this reaction is called disproportionation reaction. देखिए जरा, NO2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है. ठीक है, HNO3 में ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है. ये क्या स्टेज 3 वाला रिएक्शन तो नहीं लिखा है? या +5. यस. सो कैन आई से दैट in moving from NO2 to HNO3 you can see the oxidation number increases, loss of electron आपके पास हो रहा है. ठीक है, and in moving from NO2 to NO you have the reduction यानी gain of electron आपके पास हो रहा है. तो आप इसको explain कैसे करेंगे? उसने कहा है explain why the reaction in the stage 3 is described as a disproportionation reaction including reference to the transfer of electron in your answer. ठीक है, तो आप लिखेंगे the oxidation state of nitrogen, the oxidation state of nitrogen changes from +4 to +5 and +2. +4 से +5 और +2 में आ रहा है. ठीक है, क्लियर? NO2 loses electrons and oxidize to +4 +5 oxidation state oxidize from +4 to +5 in HNO3 and also gain electron
and reduces from +4 to +2 in NO, ठीक है, as oxidation and reduction taking place in a single reaction, taking place simultaneously. So it is a disproportionation reaction. ठीक है, तो आपने सिर्फ ये, अगर आप सिर्फ ऊपर वाली लाइन यहां से लेके, और इफ यू राइट इट टिल हियर यू विल स्कोर 4 मार्क्स. ठीक है, आपको पता होना चाहिए डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में सिंगल एलिमेंट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड इज गेटिंग रिड्यूस्ड साइमल्टेनियसली. सही है, तो इस रिएक्शन में आई थिंक वेरी इजी क्वेश्चन इन अ वे दैट अब तक इसने कुछ भी नहीं पूछा. इसकी बैलेंसिंग में थोड़ा सा आपको शायद देखना पड़े. देयर इज नथिंग मेमोराइजिंग स्टफ रिक्वायर्ड. The release of nitrogen monoxide into the atmosphere causes atmospheric state and explain the effect of nitrogen monoxide gas in contact with a moist air. ठीक है, आसान सा क्या आंसर होगा इसका? सीधी सी बात है, स्टेट एंड एक्सप्लेन. आप बोलेंगे NO reacts with water and oxygen to form nitric acid or which causes acid rain. ठीक है, और एसिड रेन के बारे में आप लिखेंगे कि दिस इज बेसिकली हार्मफुल फॉर एटमॉस्फेयर. ठीक है, पॉल्यूटेंट है, हार्मफुल फॉर एटमॉस्फेयर. ई, the nitric acid made in stage 3 can then be reacted with ammonia ठीक है जनाब, स्टेज 3 में NO2H2O के साथ HO3NO बना रहे हैं NH3. ठीक है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड मेजर्ड इन टेंपरेचर एंड प्रेशर रिक्वायर्ड टू मेक 440 टन्स ऑफ अमोनियम नाइट्रेट. सही है जनाब, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड चाहिए 40 टन्स ऑफ अमोनियम नाइट्रेट बनाने के लिए. हाँ, 1 टन में 1000 kg होते हैं. छोड़ दीजिए इस बात को. अमोनियम नाइट्रेट का MR कैलकुलेट कीजिए और ये फाइंड आउट कीजिए कि 40 टन्स ऑफ या 40 अमोनियम नाइट्रेट बनाने के लिए आपको कितने मोल्स इसके रिक्वायर्ड होंगे. जितने मोल्स इसके रिक्वायर्ड होंगे HNO3 के उतने ही मोल्स रिक्वायर्ड होंगे और फिर HNO3 का और NO2 का आप मोल रेशियो अप्लाई करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं MR ऑफ इसका अमोनियम नाइट्रेट का. तो कितना हो जाएगा 14 into 2 28 plus 4 plus 3 times of 16. सही है बेटा, तो ये हो गया 80 इसका MR मेरे पास आ रहा है. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH4 NO3 आपके पास हो जाएंगे 40 डिवाइडेड बाय 80. 40 को आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो 40 को आप कन्वर्ट कर दीजिए. किसमें 1000 है तो 10 पावर 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. सही है, सो 40 एक्सपोनेंशियल पावर 6 डिवाइडेड बाय 80, आंसर आ जाएगा 5 into 10 raised to the power 6 5. ठीक है, क्लियर, ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स. अच्छा, अब नंबर ऑफ मोल्स HNO3 के उतने ही होंगे और HNO3 से NO3, तो नंबर ऑफ मोल रेशियो अप्लाई करें NO2 और HNO3 का. HNO3 के मोल्स आपके पास हैं 2, इसका मोल्स हैं 3. 3 रेशियो 2 है फ्रॉम द बैलेंस्ड इक्वेशन. तो इसके मोल्स आपके पास आ गए 5 into 10 पावर 5. इसके मोल्स होंगे x, आपके पास मोल्स आ जाएंगे 5 एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई आंसर मल्टीप्लाई बाय 3
divided by 2, so 7.5 ठीक है, आपके पास आ रहा है 7.5 एक्सपोनेंशियल पावर माइनस 5, 7.5 into 10 power 5 ठीक है। ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 which is equals to 7.5 into 10 power 5। वॉल्यूम के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 24 करते हैं, तो वॉल्यूम आ जाएगा आपको 7.5 into 10 power 5 मल्टीप्लाई बाय 24 ठीक है। सो आपके पास वॉल्यूम डीएम क्यूब में ही कोड कर दीजिएगा, वॉल्यूम कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई बाय 24, so ये हो जाएगा 1.80 into 10 power 3 1 2 3 4 5 6 7 10 power 7 सही है। क्लियर। देखो मैंने क्या किया, अमोनियम नाइट्रेट के मोल्स निकाले, सेम मोल्स होंगे नाइट्रिक एसिड के, 2:3 अप्लाई करके NO2 के मोल्स निकाले और वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दिया। स्टेट 1 यूज ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, जब भी अमोनियम नाइट्रेट का वर्ड आए आप लिखेंगे फर्टिलाइजर ठीक है। क्लियर, सो इट इज अ फर्टिलाइजर। 12 मार्क्स, इजी क्वेश्चन, मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई डिफिकल्टी लेवल ऐसा था। इस पार्ट में शायद आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, और बैलेंसिंग तो आप आराम से कर लेंगे। ये सेकंड पेज तो इट्स वेरी इजी, मोल रेशियो की क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं थे ठीक है। क्विकली मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 3। Sucrose C12H22O11 reacts with water to form glucose, fructose A ठीक है, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है। क्वेश्चन डिफिकल्ट दिख रहा है, देखते हैं, सजेस्ट द नेम ऑफ दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। अच्छा, आप देख रहे हैं कि ये वाला मॉलिक्यूल इसके साथ रिएक्ट कर रहा है और ये दो बना रहे हैं ठीक है। ये क्या चीज है भाई, ऑब्वियसली ये वाटर है। याद रखिएगा रिएक्शन विद वाटर और डाइल्यूट एसिड और डाइल्यूट एल्कली, इनमें से किसी के साथ भी रिएक्शन हो रहा हो, ये रिएक्शन हमेशा क्या कहलाता है, हाइड्रोलिसिस कहलाता है ठीक है। हाइड्रोलिसिस की डेफिनेशन अगर आपसे पूछे तो आप लिखेंगे द ब्रेकडाउन ऑफ एनी मॉलिक्यूल बाय वाटर ठीक है। डाइल्यूट एसिड में भी आपके पास वाटर ज्यादा होता है, डाइल्यूट एल्कली में भी आपके पास ज्यादा होता है ठीक है। क्लियर, वाटर। एक्सप्लेन इन डिटेल why glucose and fructose are the pair of structural isomers. Your answer should refer specifically to these two molecules ठीक है। वो कह रहे हैं दोनों क्यों एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में आप लिखेंगे बोथ ऑफ दीज मॉलिक्यूल ठीक है, बोथ मॉलिक्यूल्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ठीक है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर ठीक है। अच्छा, स्ट्रक्चर भी देखिए, यहां से यहां तक सिमिलर नजर आ रहा है, द स्ट्रक्चर इज डिफरेंट हियर ठीक है। आप लिखेंगे ग्लूकोज, उसने कहा स्पेसिफिकली मॉलिक्यूल की बात करें, ग्लूकोज हैव एल्डिहाइड एट द एंड but fructose have ketone and primary alcohol। सही है, यहां देखो, दिस इज अ कीटोन ग्रुप एंड दिस इज अ प्राइमरी अल्कोहल। सो आपने स्पेसिफिकली, उसने कहा है स्पेसिफिकली आप बात करें इन दो मॉलिक्यूल की, अगर स्पेसिफिकली नहीं लिखा होता तो हमारा आंसर जो है इट्स गोइंग टू बी एंड हियर, यहाँ पे हमारा आंसर खत्म हो जाता ठीक है। तो अगर आप यहाँ तक लिखेंगे तो इसको 1 मार्क, और अगर आप स्पेसिफिकली बता देंगे कि इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप नजर आ रहा है एट द एंड और इसमें नहीं है, तो फिर आप रिएक्शन ए occurs faster in the presence of an enzyme. This is reaction B. ठीक है, reaction A occurs faster in the presence of an enzyme. The activation energy of the reaction B is 29. Predict the value for the activation energy of reaction A.
हाँ भाई, क्या क्या सवाल ध्यान में आ रहा है? वो कह रहा है रिएक्शन बी विद एंजाइम इज 29, वैल्यू ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन ए, यानी ये विदाउट एंजाइम की बात कर रहा है। यहाँ वो सिर्फ ये देखना चाह रहा है कि क्या आपको दो बातें पता हैं या नहीं। पहली बात कि एंजाइम इज बेसिकली अ बायोलॉजिकल एक्टिवेशन एनर्जी वैल्यू, ठीक है। सो विदाउट कैटलिस्ट द एक्टिवेशन एनर्जी वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 29, ठीक है। सो यू कैन राइट एनीथिंग अराउंड 50, 40 टू 50, ठीक है। 50 टू 60, 50 टू 60 जो दिल चाह रहा है आप यहाँ पर। किलोजूल्स पर मोल value should be greater than 29. The enthalpy change of reaction A is minus 14. Predict the enthalpy change of reaction B. तो रिएक्शन बी की भी वैल्यू 14 किलोजूल्स पर मोल होगी भाई। क्यों? क्योंकि कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को डिक्रीज करता है, बट द एंथैल्पी चेंज वैल्यू रिमेन्स अनचेंज। कैटलिस्ट डू नॉट चेंज द एंथैल्पी वैल्यू, ठीक है। क्लियर? सो वेरी इजी क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड पूछा। स्केच द लेवल डायग्राम ऑफ द रिएक्शन बी। रिएक्शन बी की डायग्राम लिखनी है, तो आप यहाँ पर रिएक्टेंट लिखेंगे एंड देन यू ड्रॉ द एक्टिवेशन एनर्जी वैल्यू, और यहाँ पर आप बना देंगे प्रोडक्ट, ठीक है। आप इसको मार्क कर देंगे, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी वैल्यू। जो भी आपके पास रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट आप यहाँ पर लिख देंगे। कौन सा रिएक्शन है? रिएक्शन बी। हाँ, तो आप लिख देंगे C6H12O6 + H2O और ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ठीक है। ना भी लिखें तो आप उसे डायग्राम स्केच कर देंगे। एक्टिवेशन एनर्जी मार्क कर देंगे, इंथैल्पी चेंज की वैल्यू मार्क कर देंगे +14 किलोजूल्स पर मोल। एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू मार्क करेंगे आप। रिएक्शन ए की बात कर रहा है तो आप नहीं लिखें वैल्यू, क्योंकि एक रेंज दिया आपने। यहाँ पर आप लिखेंगे C6H12O6 + H2O, यहाँ लिख दो फ्रुक्टोज प्लस ग्लूकोज, ठीक है। मार्क यहाँ पर सिर्फ इस शेप के मिलेंगे कि आपने एक्सोथर्मिक बनाई है या नहीं बनाई है, ठीक है। और रिएक्शन बी बी की बात कर रहे हैं तो आप +29 किलोजूल्स पर मोल लिखेंगे, वैल्यू गिवन है, सही है। क्लियर? एक्टिवेशन पार्ट डी। 1 gram of sucrose is completely combusted. The heat produced is used to increase the temperature of 250 grams of water inside a calorimeter. ठीक है जनाब, 250 grams of water inside a calorimeter from 25 degrees Celsius to 40.7 degrees Celsius. These data can be used to calculate the enthalpy change of combustion of sucrose. Explain what is meant by the term enthalpy change of combustion of sucrose. सही है। अब इसमें एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन की डेफिनेशन पूछी है, बट सुक्रोज के लिए। तो आप लिखेंगे द एंथैल्पी चेंज when 1 mole of sucrose burnt in excess of oxygen to form carbon dioxide and water under standard conditions, ठीक है। use the data booklet to calculate the enthalpy change in kilojoules for this reaction। अब आपको याद होना चाहिए कि इसमें आप यूज करेंगे फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू MC डेल्टा T। Q वैल्यू पहले कैलकुलेट करेंगे, M की वैल्यू होती है 4.18, सॉरी M की वैल्यू यहाँ पर लेंगे आप जो भी वाटर का वॉल्यूम मास लिया है इसने 250 मल्टीप्लाई बाय C which is 4.18 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा T आप लिख लेंगे 40.7 -25, ठीक है। तो आपके पास Q वैल्यू आ जाएगी। देख लेते हैं कितनी आ रही है। 250 मल्टीप्लाई बाय 4.18 मल्टीप्लाई बाय 40.7 -25,
तो वैल्यू इज 16406.5 जूल्स। किलो जूल्स में कन्वर्ट कर लीजिए, 16.41। ठीक है, ये आ गया क्यू वैल्यू। आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ क्यू वैल्यू को डेल्टा एच सी निकालने के लिए क्यू वैल्यू को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फ्यूल से डिवाइड करते हैं। फ्यूल यहाँ पर क्या है? फ्यूल है आपके पास 1 ग्राम ऑफ सुक्रोज। ठीक है, तो सबसे पहला काम ये कीजिए कि सुक्रोज का एमआर निकाल लीजिए। 12 times of 12 plus 22 plus 11 times of 16, so MR आ रहा है 342। सही है। अब इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आप क्या करोगे बेटा? नंबर ऑफ मोल्स के लिए 1 ग्राम इसने दिया था डिवाइडेड बाय 342, सो 1 डिवाइडेड बाय 342 इज 2.92 into 10 power minus 3। डेल्टा एच सी आपके पास आ जाएगा 16.41 डिवाइडेड बाय 2.92 into 10 power minus 3। डेल्टा एच सी is going to be 16.41 divided by answer which is 560.2 किलो जूल्स पर मोल। ये आंसर इनकम्प्लीट होगा जब तक आप नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे। मैंने हमेशा अपने बच्चों को सिखाया है कि क्यू वैल्यू एज इट इज कैलकुलेट कर लो, चाहे राइज या फॉल इन टेम्परेचर हो। डेल्टा एच सी निकाल लो, फिर उसके बाद जब डेल्टा एच आ जाए तो अगर राइज इन टेम्परेचर हुआ होगा तो नेगेटिव लगाना, वरना पॉजिटिव लगा देना। तो 5612.2 इज द आंसर फॉर दिस वन। ठीक है, आई होप दिस कैलकुलेशन इज क्लियर। सही है, इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4। अब ऑर्गेनिक टिपिकल स्टार्ट हो गई है। यहां तक क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, आसान सा क्वेश्चन थे, इतना मुश्किल डिफिकल्ट नहीं था। एन अनलेबल्ड बॉटल कंटेन अ स्ट्रेट चेन हैलोजेनोअल्केन Q। ठीक है, हैलोजेनोअल्केन है Q, और से पढ़िएगा। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ Q इज C5H11X where X is a halogen, bromine, chlorine और iodine। ठीक है जनाब, इनमें से कुछ भी हो सकता है। A test is carried out to identify the halogen present in Q. A sample of Q is added in sodium hydroxide and warmed। ठीक है जनाब। Dilute nitric acid is then added, followed by a few drop of silver nitrate. A cream precipitate is formed, और हमें cream precipitate से पता चल गया कि ये Br है। If it would be a white precipitate तो कौन होता? Cl होता। If it could be a yellow precipitate so iodine होता। Identify the X, तो X के लिए आप लिखोगे Br, या आप लिख दो ब्रोमीन। ठीक है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया विद द वर्ड क्रीम प्रेसिपिटेट। राइट एन आयनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन क्रीम प्रेसिपिटेट। तो याद रखिएगा आयनिक इक्वेशन हमेशा एक ही होती है, और ये आज हमने पढ़ी थी। इन क्रीम प्रेसिपिटेट है तो आप यहाँ लिखेंगे Br नेगेटिव फॉर्मिंग AgBr। सही है, एक्वस, और यहाँ पर हो जाएगा सॉलिड। ठीक है, डिस्क्राइब अ फर्दर टेस्ट व्हिच वुड बी कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ Br। और आपको पता है इसका फर्दर टेस्ट क्या होता है? इसका फर्दर टेस्ट होता है अमोनिया। ठीक है, और अमोनिया में आप याद रखिएगा कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है? इट इज गोइंग टू बी पार्शियली सॉल्युबल, पार्शियली सॉल्युबल। ठीक है, इट इज पार्शियली सॉल्युबल इन डाइल्यूट अमोनिया एंड कंप्लीट सॉल्युबल। तो अगर आप अमोनिया के साथ डाइल्यूट लिख दें तो आपका आंसर और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, Cl negative white precipitate completely soluble in dilute ammonia. Br negative white cream precipitate partially soluble in dilute ammonia. And Cl negative and Br negative both are completely soluble in concentrated ammonia। ठीक है, I negative yellow precipitate insoluble in dilute and concentrated ammonia। ठीक है, क्लियर है? सो ये दो बातें, तीन बातें इन टेस्ट की आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट वन, the reaction of Q with sodium hydroxide halogenoalkane है tend to be proceed by SN2 mechanism। SN2 का मतलब सिंगल स्टेप। ठीक है, सिंगल स्टेप का मतलब कि आपके हाइड्रोकार्बन में कोई बल्कि ग्रुप अटैच नहीं हुए हुए। सही है ना?
सजेस्ट द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ द स्ट्रेट चेन हाइड्रोजन एल्केन। ठीक है, आसान सी बात है। हाउ मेनी कार्बन इट हैज? 5 कार्बन। अब 5 कार्बन मैंने स्ट्रेट चेन में लिख दिए। ठीक है, अब अगर ये SN2 फॉलो कर रहा है, इसका मतलब जो ब्रोमीन है वो एक ऐसे कार्बन है जिसके पास बाकी हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं। ठीक है, एक R ग्रुप है एंड 2 हाइड्रोजन, इसके अलावा और कोई ओरिएंटेशन पॉसिबल नहीं हो सकती। ठीक है, तो आप यहां पर हाइड्रोजन्स लगा देंगे सारे। ठीक है, ये तो मैंने बना दिया डिस्प्लेड, आप रफ में डिस्प्लेड बनाएंगे, लेकिन उसने कहा स्ट्रक्चर फॉर्मूला, तो आपको इसके मार्क उस वक्त तक नहीं मिलेंगे जब तक आप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करके नहीं लिख देते। CH2 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 4 एंड देन CH2 Br। अगर ये हिंट ना गिवन होता तो मैं Br को इन सेंटर कार्बन में से, बाकी के 3 कार्बन में से कहीं भी लगा देता, बट इट सेज SN2, इसका मतलब इट शुड बी प्रेजेंट ऑन द टर्मिनल कार्बन by the reaction tend to proceed by SN2 mechanism rather than SN1 mechanism। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि as the bromine or Br is present on the carbon attached to 2 hydrogens, so the carbocation form is a primary carbocation ठीक है, जो कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है वो कौन सा है? वो एक प्राइमरी कार्बोकैटायन। ठीक है, which is not stable and the reaction is proceed by SN2। ठीक है, आपको बस ये बताना है कि प्राइमरी कार्बोकैटायन लेस स्टेबल होते हैं। देखो, जो आपके पास कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है बेटा, अगर इसके साथ इफ यू हैव 2 हाइड्रोजन्स एंड 1 R group is present, so R group is an electron donating group, it puts the electron density towards partial positive carbon। ठीक है, और अगर इसका कंपैरिजन किसी ऐसे कार्बोकैटायन के साथ है जिसके साथ 2 R ग्रुप लगे हुए हैं, एक हाइड्रोजन है, सो इन दिस वन ये पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो जाएगा ज्यादा। क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि R ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश कर रहा है, ये कहलाता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो सेकेंडरी कार्बोकैटायंस आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू अ प्राइमरी कार्बोकैटायन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग R ग्रुप, एंड दिस इज कॉल्ड द इंडक्टिव इफेक्ट। और डिक्रीज होने की वजह से इट बिकम स्टेबल। अगर इसे हो जाएगा जब तो ये SN1 मैकेनिज्म में फॉर्म होगा और नेक्स्ट स्टेप में रिएक्ट करेगा। ठीक है, आई होप यू रिमेंबर दिस थ्योरी अबाउट द फॉर्मेशन कार्बोकैटायन। क्विकली मूव करते हैं पार्ट सी की तरफ। Two different halogenalkanes, P and Q, both with the molecular formula C4H9Cl, are separately dissolved in ethanol and heated under the reflux condition with sodium hydroxide. The major organic product for each of this reaction is methyl propene. Name the type of reaction occurring। ठीक है जनाब, हेलोजेनोएल्केन है और आपके पास प्रोपीन बन रहा है। ठीक है, हेलोजेनोएल्केन से एल्कीन बन रहा है, तो इट मस्ट बी अ एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कौन सा रिएक्शन होगा? एलिमिनेशन। राइट एन इक्वेशन यूजिंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला टू रिप्रेजेंट दिस रिएक्शन। ठीक है, तो हमने लिखा C4H9Cl। ठीक है, किस साथ रिएक्ट कर रहा है? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, और ये सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड एथेनॉल में होगा। ठीक है, फॉर्मिंग C4H8 प्लस, अब आपका NaCl। ठीक है, यहाँ से H निकलना चाहिए और उस HCl निकलना चाहिए। HCl सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके मेक श्योर दैट यू राइट सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। एलिमिनेशन हो रही है बेटा HCl की, लेकिन आपके सिस्टम में सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑलरेडी मौजूद है, सो ये दोनों के they will form sodium chloride and water। Draw the skeleton formula of the methyl propene। 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड और यहाँ पर होगा C।
ठीक है। सो इसका हमें स्केलेटन फॉर्म करना है। सो 1 2 यहाँ लग गया आपके पास डबल बॉन्ड, on this carbon you have CH3, so this is a skeleton formula of methyl propene। ठीक है, डबल बॉन्ड आप यहाँ लगाएं, बात एक ही है। ये सी आप इसी कार्बन पे लगाएंगे, ऊपर लिखें नीचे लिखें बात एक। गिव द नेम टू R एंड P। ठीक है, अच्छा R एंड P ये दोनों आइसोमर है। देखो ये जब मिथाइल प्रोपेन बना है, अब इसके जो हैलोजेनो अल्केन होगा जिससे ये बना है, उसके दो ही ऑप्शन होंगे। देखिए, एक तो ऑप्शन ये होगा कि उस हैलोजेनो अल्केन में या तो क्लोरीन यहाँ पर होगा, ठीक है, या फिर क्लोरीन यहाँ होगा। दो ही ऑप्शन है ना। अगर क्लोरीन यहाँ होगा तो ये कहलाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, अगर यहाँ क्लोरीन होगा तो ये कहलाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। सही है, ये बात समझ में नहीं आ रही होगी, मैं भी दोबारा समझाता हूँ। सेकंड में वो कहलाएगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। नेमिंग इंपॉर्टेंट है, आपको नजर आ रहा है। देखिए दिस इज द बेसिकली स्केलेटन फॉर्मूला ऑफ मिथाइल प्रोपेन। उसने कहा मिथाइल प्रोपेन बनेगा आपके पास। अब ये मिथाइल प्रोपेन जो बना है, उस हैलोजेनो अल्केन के दो आइसोमर पॉसिबल हैं। एक आइसोमर पॉसिबल ये है कि डबल बॉन्ड ना हो, क्लोरीन यहाँ पर अटैच था तो वो क्लोरीन निकला, यहाँ से हाइड्रोजन निकला और डबल बॉन्ड आ गया। तो ये वाला जो हैलोजेनो अल्केन होगा उसका नाम होगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपीन प्रोपेन। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन यह है कि यहाँ हाइड्रोजन हो, ठीक है, और यहाँ पर क्लोरीन हो, दोनों में यही प्रोडक्ट फॉर्म होगी आफ्टर एलिमिनेशन। ये कहलाएगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। सही है, ये बात हो रहा है कि ये एल्कीन किन हैलोजेनो एल्केन की एलिमिनेशन से बन सकता है। सही है, सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। Now the last question for this particular paper and the last question for आज इस सेशन का भी। अब बात करते हैं the reaction sequence shown below C2H4। C2H4 यानी ये इथीन है, can be converted into other organic compound। इथीन से इथेनॉल में गया, अल्कोहल बन गया, अल्कोहल से हैलोजेनो अल्केन बन गया, हैलोजेनो अल्केन से अमाइन बन गया, अल्कोहल से एल्डिहाइड बना। मेक श्योर आपको ये पता हो कि दिस इज एन एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड से ये बन गया हाइड्रोक्सीनाइट्राइल। ठीक है, मैं आपको इसका डिस्प्लेट बना देता हूं ताकि आपको ये सेंस दे। ये है ये वाला एल्डिहाइड बेटा, ठीक है, और ये जो मॉलिक्यूल है इसका है, इसका कुछ फॉर्मूला ये है COH, CN यहाँ लगा हुआ है और यहाँ लगा एक हाइड्रोजन। ठीक है, CH3 on this carbon you have 1 OH and 1 CN। देखो इसमें स्केलेटन CN कैसे लिखा है, हम स्केलेटन में CN डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, आप लिखोगे अलाउड होगा। इसने CN इस तरह लिखा है, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ बनाया है, तो इट्स मेक श्योर कि आपको ये कंफ्यूज ना करे। ठीक है, उसके बाद वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। आपको पता है डाइल्यूट एसिड के साथ जब CN रिएक्ट करता है तो किसमें कन्वर्ट होता है, कार्बो ऑक्सैलिक एसिड में। ठीक है, अब हम इसी, आप अगर इस तरह से इसका स्ट्रेक्स डिस्प्लेट फार्मूला या सेमी डिस्प्लेट फार्मूला लिख लेंगे, it become easier for you to further make this question, solve this question। Complete the table to give the name of the reaction mechanism for the reaction 1 and 6। reaction number 1 में आपके पास क्या मैकेनिज्म फॉलो, नेम ऑफ रिएक्शन क्या होगा आपके पास एल्कीन से अल्कोहल बन रहा है, तो नेम ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। वाटर की एडिशन हो रही है ना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और एल्कीन में हो रही है तो हमेशा याद रखिएगा एल्कीन ऑलवेज अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ठीक है, और रिएक्शन आपको याद है कि H2O गैस के साथ होता है, H3PO4 कैटलिस्ट होता है, ठीक है, और टेम्परेचर होता है 330 डिग्री सेल्सियस। आप सब कुछ लिखेंगे, जिन चीजों के मार्क्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे। उसके बाद वो रिएक्शन 2 की स्टेप 2 की बात कर रहा है। स्टेप 2 में टाइप ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं है, रिएजेंट पूछ रहा है, तो आपको पता लग रहा है कि प्राइमरी अल्कोहल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू एन एल्डिहाइड, सो आप लिखेंगे K2Cr2O7H पॉजिटिव हीट प्लस, अब रिफ्लक्स लिखते तो
कार्बोक्सिलिक एसिड बनता तो हम यहाँ डिस्टिलेशन लिखेंगे। याद रखिएगा जब भी आपको एल्डिहाइड चाहिए होगा फॉलोड बाय डिस्टिलेशन। स्टेप 6 कौन सा है? ये वाला है, ठीक है। और आपको नजर आ रहा है कि Cl की जगह NH2 आ गया, Cl की जगह NH2 आ गया, तो इट इज अ Cl न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। हेलोजन अल्केन ऑलवेज अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन, ठीक है। और आपको NH3 आपको डालना होता है इन एथेनॉल, सही है, और साथ में आपको हीट अंडर रिफ्लक्स कंडीशन लिखना होता है। So this is a reagent and condition for this particular. This question is bit difficult for all those who have a problem with a skeleton formula. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि this one is a primary alcohol और बाकी reagent condition बहुत आसान है इसके। अच्छा, जब भी बोले name the reaction तो आप complete with mechanism लिखेंगे, सही है। Now the next one and the last part for this B part है in the reaction 3 the organic molecule react with SCN and KCN as a catalyst, ठीक है जनाब। Complete the diagram to show the mechanism for this reaction occurring including all the relevant dipoles, lone pairs, curly arrows, सारी चीजें बनानी है। तो सबसे पहले मैं बना देता हूँ ऑक्सीजन के लोन पेयर, ठीक है, और उसके अलावा मैं बना देता हूँ इस पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, इसका अटैक दिखा देते हैं हम, नेगेटिव का अटैक दिखा देते हैं इसके ऊपर। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होते हैं, ठीक है। आ गया आपके पास, अब इसके बाद ये होता है कि नेगेटिव चार्ज आ गया, लोन पेयर बना दीजिए ऑक्सीजन के। अब ये रिएक्ट कर जाता है इस लोन पेयर की वजह से, ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट होते हैं, Cn नेगेटिव अलग हो जाता है, सही है, हमको अलग होता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो O है ये रिएक्ट, ये वाला नेगेटिव चार्ज रिएक्ट करता है इस हाइड्रोजन के ऊपर, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ कोई एरो नहीं बनेंगे क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो गई, Cn नेगेटिव अलग हो गया। तो मैंने देखे ये दोनों इलेक्ट्रॉन Cn पे शिफ्ट करें क्योंकि मुझे नजर आ रहा था Cn नेगेटिव इज गेटिंग अलग। सो आई होप कि दिस इज क्लियर, यू कैन इजीली ड्रॉ दिस एरो। बात याद रखिएगा इसमें डायपोल्स बनाने के 1 मार्क हैं, लोन पेयर्स बनाने के 1 मार्क हैं, कर्ली एरोज के 1 मार्क हैं। दीस 3 मार्क्स आर डिवाइडेड इन दिस वे, ठीक है। नेम द फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ 3, ठीक है। 3 कहाँ है? प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन 3, रिएक्शन 3 कहाँ है? ऊपर तो नहीं है। रिएक्शन 3 की प्रोडक्ट में जो ग्रुप प्रेजेंट है, नाइट्राइल ग्रुप प्रेजेंट है आपके पास, ठीक है। आप लिख सकते हैं हाइड्रोक्सी नाइट्राइल या नाइट्राइल, ठीक है, और फिर साथ में आप लिख दीजिएगा हाइड्रोक्सिल, सही है। हाइड्रोक्सिल के बजाय आप यहाँ पे अल्कोहल भी लिख सकते हैं, ठीक है, और अल्कोहल कौन सा है? सेकेंडरी अल्कोहल है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट W। W कहाँ बन रहा है भाई? जब आपके पास ये हाइड्रोक्सी नाइट्राइल, ये ग्रुप रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? ये ग्रुप डाइल्यूट एसिड के साथ, तो CH3 ऐसे ही रहेगा, OH ऐसे ही रहेगा, हाइड्रोजन एंड दिस विल कन्वर्ट इनटू CO2H, ठीक है। तो इसने इसका कौन सा फॉर्मूला पूछा है? ड्रॉ द स्ट्रक्चर में यू कैन राइट डाउन द स्केलेटन, यू कैन राइट डाउन द स्ट्रक्चर फॉर्मूला। सो मैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिख रहा हूँ, पहले मैं इसका डिस्प्ले लिखूंगा अपने रेफरेंस के लिए, ठीक है, सही है, और फिर मैं इसे कन्वर्ट करूंगा स्ट्रक्चर में, CHOH ठीक है। चाहे तो आप इसका स्केलेटन बना सकते हैं, CH3 CHOH, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लियर। तो मेरा मशवरा यह है कि स्ट्रक्चर फॉर्मूला जरूर बनाइएगा। अगर आपको क्वेश्चन, चूंकि उसने सारा का सारा स्केलेटन में पूछा है, तो फॉर द सेफ साइड आप स्केलेटन भी बना दीजिएगा। व्हेनेवर दे से ड्रॉ द स्ट्रक्चर, मोस्ट एएस का फॉर्मेट है कि वो स्ट्रक्चर फॉर्मूला आपसे पूछते हैं, ठीक है, क्लियर। अगर वो यहाँ स्केलेटन लिखता तो इन दोनों के हमें 0 मार्क मिलते, फिर सिर्फ इसका मार्क होता, लेकिन स्ट्रक्चर लिख रहे हैं तो ऑल आर एक्सेप्टेबल एक्सेप्ट द डिस्प्लेड। डिस्प्लेड हमारे एएस का फॉर्मेट नहीं है, तो आप स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिख सकते हैं, यस यू विल गेट 4 मार्क्स, यू कैन राइट डाउन द स्केलेटन फॉर्मूला, फुल मार्क्स, ठीक है, क्लियर। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस पेपर। मैं थोड़ा सा
कोशिश की है कि चीजें डिस्कस करूं। इस पेपर में बहुत ज्यादा चीजें एक्स्ट्रा डिस्कस करने वाली नहीं थी, ठीक है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू द चांस टू अनम्यूट योरसेल्फ सो यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस। वेट। हाँ भाई, पूछे अगर कुछ पूछना है तो। कैन यू प्लीज टेल मी कि ये कौन से ईयर का था और कौन सा वेरिएंट था? रिएक्शन 4। बेटा ये, हाँ मैं आ रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ। ये था मई जून, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू सर। अच्छा, कौन क्वेश्चन नंबर 4? सर मुझे रिएक्शन 4 का एक समझा दें थोड़ा सा। W जो मैं प्रोडक्ट है उसका CN की जगह। ओके, रिएक्शन, ठीक है ठीक है। देखो रिएक्शन 4 ना आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि ये ट्रिपल बॉन्ड N है, तो इट मींस दैट, और एल्डिहाइड से OH के साथ ट्रिपल बॉन्ड N बन रहा है, मतलब ये नाइट्राइल फॉर्म हो रहा है। हमारा जो एल्डिहाइड था, मैंने किया अपने रेफरेंस के लिए, आई जस्ट कन्वर्टेड दिस एल्डिहाइड इनटू दिस, ठीक है। मैंने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अब आपको पता होना चाहिए कि इसको जब मुझे नाइट्राइल में कन्वर्ट करता हूँ हमेशा, तो ये O डबल बॉन्ड O OH में चला जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन वैसे ही रहता है और एक यहाँ पर CN आ जाता है। दिस इज अ बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ HCN इन द प्रेजेंस ऑफ CN नेगेटिव एज अ कैटलिस्ट, ठीक है, क्लियर। और फिर उसके बाद जब इसके फर्दर दो रिएक्शन पॉसिबल होते हैं नाइट्राइल के, अगर आपको याद हो, अगर आप नाइट्राइल को सोडियम एंड एथेनॉल से रिएक्ट करवाएंगे तो ये वाला सब कुछ वैसे ही रहेगा, CH3 ऐसे ही रहेगा, OH ऐसे रहेगा, हाइड्रोजन ऐसे रहेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 NH2 में, एमाइन में कन्वर्ट हो जाता है सोडियम प्लस एथेनॉल के साथ, ठीक है बेटा। और अगर इसको किसी भी डाइल्यूट मिनरल एसिड लाइक डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, नॉट विद HNO3, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है, तो अगर डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवाते हैं तो CH3OH ऐसे ही रहता है, हाइड्रोजन रिमेन एज इट इज, CN कन्वर्ट हो जाता है CO2H में, ठीक है। तो मुझे नजर आ रहा था कि इसने रिएक्शन किससे कराया है, डाइल्यूट एसिड से, तो इसलिए मैंने CN को CO2H में कन्वर्ट कर दिया, तो W मेरे पास ऑलरेडी हो। सो मैं यहीं से स्केलेटन तो को बस में एक थोड़ा सा सेमी, जो प्रॉब्लम मुझे ये भी होता है। सॉरी से अगेन। सर मैं ये कह रहा था कि जब थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी वो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन आइडेंटिफाई करने में हो रही थी कि हाँ, ये कार्बन के आइडेंटिफाई, बाद। आप श्योर बेटा, ये आइडेंटिफाई करने में आपको प्रॉब्लम जरूर होगी। वजह यह है कि यूजुअली हम जो फॉर्मेट CN को लगाने का लिखते हैं, जो हमने सीखा है, वही लिखा है कि भाई अगर यहाँ पर OH है, यहाँ पर हाइड्रोजन है और मुझे इस जगह CN लगाना है तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, लेकिन उसने CN को इस तरह लिखा, तो मैंने जैसे ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन देखा, मैं समझ गया कि ये CN है, और फिर मुझे हिंट मिला कि ऊपर एल्डिहाइड है और एक OH भी लगा हुआ है। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों OH में कन्वर्ट होकर CN के साथ अटैच होते हैं, व्हिच इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। हाँ भाई, एनी अदर क्वेश्चन? सर कोई सर और? जब भी किसी रिएक्शन की इक्वेशन पूछेगा तो मतलब हमें बैलेंस इक्वेशन ही लिखनी होगी। हाँ, अनबैलेंस्ड इक्वेशन के मार्क नहीं होंगे, कभी भी याद रखिएगा। स्टेट सिंबल में आपके पास चॉइस है, अगर उसने लिख दिया इंक्लूडिंग स्टेट सिंबल जैसे यहां पर है, तो स्टेट सिंबल गलत लिखने के मार्क्स डिटेक्ट होंगे, लेकिन अगर उसने नहीं लिखा तो आप स्टेट सिंबल लिख दीजिए, अगर वो गलत भी होंगे तो मार्क्स डिटेक्ट नहीं होंगे। तो फॉर्मेट ये याद रखना कि हमेशा करेक्ट बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है विद अ स्टेट सिंबल। आपको स्टेट सिंबल में अगर बहुत कंफ्यूजन हो रहा है तो भले आप ना लिखें, लेकिन ज्यादा केसेस में स्टेट सिंबल लिख दीजिएगा, अगर उस पे मार्क्स होंगे तो गलत लिखने के मार्क्स कटेंगे और सही लिखने के मार्क्स कटेंगे। यहाँ पर मार्क्स डिटेक्ट होंगे, यहाँ पर चूंकि ऑब्वियसली दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट इक्वेशन, सो यस यहाँ पर मार्क्स स्टेट सिंबल ना लिखने के डिटेक्ट होंगे, क्योंकि वो ये देखना ये चाह रहे हैं यहाँ पर कि आप AgBr को सॉलिड लिखते हैं या नहीं। ये तो हमें सबको पता है ना कि दोनों एक्वस होते हैं, यहाँ इसको सॉलिड लिखते हैं या नहीं। ये रिएक्शन याद है ना, हैलोजन अल्केन का रिएक्शन है, ग्रुप 7, सॉरी ये ग्रुप 7 का रिएक्शन है, ये आपको टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ हैलाइड आयन में मिलेगा। एनी अदर क्वेश्चन?
नहीं था? सर चलो हाँ सर बोलो बोलो। सर ये क्वेश्चन 5 का ये बात है, ऊपर करें, ये यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक का एडिशन बात है, ये कैसे हुआ? रिएक्शन नंबर बताओ बेटा। क्वेश्चन नंबर रिएक्शन 1 ये वाला पार्ट, जी, रिएक्शन 1 रिएक्शन 1। अच्छा तो जी। देखो रिएक्शन 1 में ये क्या है बेटा, ये है एल्कीन, है ना। एल्कीन से किस में जा रहा है, प्राइमरी अल्कोहल में। आपको याद होना चाहिए कि जब भी आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कोई भी एल्कीन होता है, ये तो ये वाला एल्कीन है ना, ठीक है। अगर ये एल्कीन से कन्वर्ट हो रहा है इसमें, स्केलेटन फॉर्मूला का सेंस होना चाहिए, ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या फर्क आ रहा है, एडिशन ऑफ वाटर हो रही है। ये हमेशा याद रखिएगा, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ H3PO4, कैटलिस्ट 330 डिग्री सेल्सियस 6 मेगापास्कल्स प्रेशर। ये पूरा रिएक्शन हम कर चुके हैं। तो मुझे यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल नजर आया, यहाँ पर मुझे इथीन नजर आया, तो इथीन से इथेनॉल बन रहा है, ओ लेवल्स का रिएक्शन है, बस स्केलेटन में पूछा है उसने से, ठीक है। तो इस रिएक्शन का नाम क्या होता है? ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, यस यस, एक्स ठीक है। एक्स बार टाइप। इलेक्ट्रो हाँ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। देखो अब ऑर्गेनिक में नाम हम विद मैकेनिज्म देंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये इसी तरह तो से इसी नाम तरह दिया कुछ जाएगा, रिएक्शन इसमें सही है। हाइड्रेशन रिएक्शन होता है पानी के साथ, तो वो किस में होता है हाइड्रेशन? देखो पानी के साथ, देखें वाटर के साथ जो भी रिएक्शन होता है, आइदर इट्स अ हाइड्रेशन हाइड्रोलिसिस, ठीक है। हाइड्रेशन या हाइड्रोलिसिस होगी। हाइड्रेशन में वाटर सिंपल उस चीज को सराउंड कर लेता है, नो केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। हाइड्रोलिसिस में केमिकल रिएक्शन होता है, तो जर्नली तो ये हाइड्रोलिसिस ही है, लेकिन प्रिसाइजली इन ऑर्गेनिक दिस इज अ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। हाइड्रोलिसिस लिखोगे तो यहाँ पर मार्क्स नहीं मिलेंगे, हाइड्रोलिसिस यहाँ लिखने के मार्क्स मिलेंगे। कहां पर, कहां गया वो क्वेश्चन, में लिखाता हूँ, हमने अभी लिखा था ना हाइड्रोलिसिस, ये देखें, यहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं हो रही, बल्कि ये वाला ग्लूकोज मॉलिक्यूल सिंगल से 2 में ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है ना। एंड इट्स नॉट अ रिएक्शन ऑफ एन alkene to form alcohol, it's not a reaction of halogenoalkane to form alcohol। तो ना ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ना ये हाइड्रोलिसिस, ना ये रिएक्शन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। तो दिस इज हाइड्रोलिसिस, जिसमें एक लार्ज मॉलिक्यूल वाटर से 2 स्मॉलर मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन हो गया। तो यहाँ हम मैकेनिज्म, चूंकि हमने नहीं पढ़ा इसका, तो हम यहाँ मैकेनिज्म से नेम नहीं देंगे, बल्कि हम जर्नल नेम देंगे इसे, विच इज हाइड्रोलिसिस, ठीक है। और बोले भाई, डन। अच्छा चलें, बस वी कीप इट टिल हियर। अभी एक वी विल डू नेक्स्ट